हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ की फीचर्स के बारे में समझा। आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया और आपने ये लिखा कि बहुत सिंपल तरीके से आपको उसके फीचर्स के बारे में जानकारी मिली। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उन फीचर्स के बारे में जो हमें अच्छे तो लगते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहे हैं कि वो फीचर्स इम्प्लीमेंट कैसे होंगे या फिर कि उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज बैन कर दी गई है या फिर कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब इंडिया में आएंगी तो क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा। आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों का जवाब हम ढूंढते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज कहीं भी इट इज नॉट बैंड, इट इज नॉट थ्रोन आउट ऑफ द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द क्लासरूम, इट इज स्टिल देयर। एनईपी में ये कहीं नहीं लिखा है कि इंग्लिश में अब नहीं पढ़ाया जाएगा। टीचर्स या स्कूल अभी भी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज चूज कर सकते हैं बच्चों को बेहतर समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए। And I think this is also important because English is a language which brings jobs to Indians in Britain and America. ये एक गैप को ब्रिज करने का भी काम इंग्लिश लैंग्वेज ही करती है। हमारे रिसर्चर्स ने कहा है कि 6 साल तक के बच्चे बहुत आइडियली हर लैंग्वेज को सीख लेते हैं। तो इंग्लिश जो है वो बैन नहीं है। अगर सीखना चाहते हैं, अगर उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं स्कूल, तो वो बना सकते हैं। सिर्फ इतना है कि इंग्लिश का जो एक स्टिग्मा हुआ करता था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, बैन नहीं हुआ है। राइट? अगर बैन हो जाएगा तो आप सोचिए कि एक बंगाली मदर है और एक साउथ इंडियन फादर है, जिस बच्चे का वो दिल्ली में पढ़ रहा है जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी स्टेट है, वहाँ उस स्कूल में वो कौन सी लैंग्वेज चूज करेगा स्कूल उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो इंग्लिश इज स्टिल देयर इन द क्लासरूम्स, वो बैन नहीं हुई है। बस सिर्फ इतना कहेंगे कि जो एक इंग्लिश का स्टिग्मा है, एक जो वो इंग्लिश स्पीकिंग कूल टाइप का जो एक एटीट्यूड वाला स्टिग्मा है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है या अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हिंदी स्पीकिंग को भी उतने ही इम्पोर्टेंस मिलेगी जितने कि इंग्लिश स्पीकिंग को। और शायद ऐसा मुझे लगता है कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आपको कितने अच्छे से आते हैं, हाउ गुड आर यू एट क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, वो ज़्यादा काउंट करेगा, चाहे फिर लैंग्वेज किसी में भी बच्चा समझा रहा हो या समझ में उसको आ रहा हो। अनदर थिंग इज about coding to be taught in class 6th, 7th and 8th. तो 6th, 7th, 8th में कंप्यूटर्स में कोडिंग को पढ़ाया जाएगा ताकि हमारे बच्चे भी इंटरनेशनली एट पार हों। तो इसमें थोड़ा सा सोच आती है कि कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ख़राब हालत है। वहाँ कंप्यूटर लैब तो दूर, कंप्यूटर्स भी नहीं हैं, कोई भी कंप्यूटर नहीं है, तो कैसे इतना जल्दी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देंगे और कंप्यूटर्स में कोडिंग सीखेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में ये हो सकता है और बहुत बेहतर इम्प्लीमेंट हो सकता है। राइट? वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, ये जो बात कही गई है कि 6th, 7th, 8th में बच्चे अपनी कोई भी स्किल को सीख सकते हैं। अगर वो कारपेंट्री सीखना चाहते हैं तो वो शहर में किसी भी कारपेंटर के पास इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये जो बात कही गई है ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा है, बच्चों को कुछ स्किल डेवलप होगा और वो अपने हाथ से काम कुछ करना सीख जाएंगे। अदरवाइज घर में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, एक अगर बल्ब भी बदलना है तो इलेक्ट्रिशियन ही आके बदलता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, कैसे, क्या इसके मार्क्स दिए जाएंगे, क्या ये हमारी करिकुलम में एक कंपल्सरी तरीके से शामिल होगा, वुड इट बी मैंडेटरी, और अगर ये ऑप्शनल है तो इसको कैसे हम अपनी मार्किंग स्कीम में शामिल करेंगे, इसको किस तरह से असेस किया जाएगा।
और क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग को कराने का, या फिर कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। बहुत सी बातें जो हैं वो अभी भी क्लियर होनी बाकी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया में आने के लिए। बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या ये सही रहेगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आएँ? कहीं कोई देश को नुकसान तो नहीं है इससे, या क्या हमारी लाइफ में हमको कोई इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? तो दोस्तों, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया में आना, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय से ऐसा एक डील डिस्कशन में आया था, और तब शायद ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि तब शायद 50 या 80 करोड़ रुपीस सिक्योरिटी के तौर पे हमारी सरकार ने उनको एक डील रखी थी, तो वो नहीं मटेरियलाइज हो पाया, और तब ये बात नहीं बन पाई। लेकिन अब ऐसा होगा कि ओनली टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड विल बी फाइंडिंग प्लेस इन इंडिया, खोलने के लिए, एस्टेब्लिश होने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश की कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे देश में आके और बच्चों और खुल जाएगी या अपना एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर देगी। सिर्फ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ आ पाएगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी जिसमें पढ़ने का सपना हर बच्चे का रहता है और वो पूरा नहीं हो पाता है। तो अब बहुत अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास कि वो हार्वर्ड से पढ़ सकें, हार्वर्ड में पढ़ सकें और अपने इस सपने को पूरा कर सकें। एक जो सबसे बड़ी कमी लगती है, जो अक्सर बहुत एडिटर्स भी बोलते हैं, टीवी पे भी सुनते हैं हम, और भी बहुत स्पेशलिस्ट्स या वक्ताओं के मुंह से हम सुनते हैं कि जो जीडीपी का 6% जो एजुकेशन पे खर्च होना है, उसमें से सिर्फ 3% ही एजुकेशन को दिया जाता है। और मैंने एक बहुत एस्टेब्लिश्ड एडिटर को सुना था और उनकी कैलकुलेशंस को सुना था, तो वो कैलकुलेशन में वो हर एक बच्चे पे पर डे ₹2.35 ही खर्च होता है जब वो पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस पे दिमाग लगाइएगा, और अगर ये बात सही है कि एक बच्चे पे पहली से 12वीं क्लास तक पर डे ₹2.35 ही बजट में आता है, तो फिर बहुत सोचने वाली बात है कि ये सारी बड़ी बड़ी बातें ये किस तरह से पूरी हो पाएंगी। आखिर हमें जीडीपी का 6% देना ही होगा एजुकेशन में। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट ये रूल बनाती है कि जीडीपी का 6% अब हम एजुकेशन के खाते में डालेंगे। ये सारी बातें हमारी जहन में तो आती है, लेकिन अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 34 इयर्स के बाद में एग्जिस्टेंस में आई है, ये पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी दैट हैज़ एवर कम अप। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को बनाने में बहुत सोच विचार किया गया है। देश के जो बेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने इस पे 5-6 साल काम किया है, सबके विचारों को इसमें समावेश किया है, और उसके बाद ये पॉलिसी बनी है। बस इतना ही है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी, कुछ बातों में कपल ऑफ थिंग्स जो हैं वो क्लैरिटी अगर उस पर बन जाए, तो आई थिंक वी विल बी लिविंग इन अ न्यू इंडिया, एंड इंडिया विल गेट अ न्यू फेस। और इस नए भारत में सभी बच्चों को एक नई उन्नति और एक नया भारत मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।